कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 167। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जियान ने किस तरीके से सेकंड ग्रेड के एम्पायर अल्केमिस्ट में ब्रेक थ्रू किया तो पिछले एपिसोड को अच्छे से देख सकते हो। इसमें हमारा फोकस होगा रिफाइनिंग के ऊपर। हम जानेंगे कि जियान की एबिलिटीज कैसे बढ़ी हैं, बट उससे पहले रिकैप हो जाए। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान हरा चुका था उस लैंग फुयाओ को, जो कि फैक्शन पवेलियन के रिफाइनिंग फार्मेसी के डेप्यूटी हेड की सबसे फेवरेट डिसाइपल होती है। लैंग फुयाओ को हराने के बाद जियान को ईमैंग की सारी सपोर्ट मिल गई थी। उसे वुडन हाउस की और भी गहराइयों में लेके जाते हैं, जहाँ पे एक अलग ही मैकेनिज्म वाला दरवाजा मौजूद था। जैसे जियान इस दरवाजे के अंदर कदम रखता है, न जाने क्यों, लेकिन उसके सीने की वो ब्लड डीमन एनर्जी जिसे काइलिन ने सील किया था वो रिएक्ट करने लगती है। हालांकि जियान ने इसके ऊपर जैसे नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन ये प्रक्रिया दर्दनाक थी। फिर हमें मालूम पड़ता है सोल स्टोन के बारे में और एक इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट की क्या खासियत होती है। अगर आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हो देख सकते हो पिछले पार्ट को। आगे के सीन्स में हमें बताया जाता है किस तरीके से जियान ने अपनी सोल पावर को कंप्रेस करके उस सोल स्टोन को ऑब्जर्व किया था। जियान को एम्पर ग्रेड के एल्केमिस्ट के सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए टोटल 5 दिन का समय लगता है। बाहर आने के बाद उसे चिंगशिंग के साथ लौट आता है, क्योंकि रूइंस में बस 3 महीने का समय रह गया था। उसे चिंगशिंग के साथ किया हुआ वादा पूरा करना था, जो कि ऑफ कोर्स पिल रिफाइनिंग का होता है। चिंगशिंग के बैकयार्ड में जगह खाली थी और उसने चिंगशिंग को भी बाहर भेज दिया होता है। चलो हम यहीं से इस एपिसोड की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये चेम्बर जहाँ पे हल्की सी रोशनी मौजूद थी, उसमें बैठा जियान अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट कर रहा था। खुद को शांत करने के बाद वो ध्यान लगाता है उस स्क्रोल के ऊपर जो 3 इंग्रेडिएंट्स के पाउच के बीच में पड़ा होता है। इस स्क्रोल में से एक फीकी लेकिन पावरफुल सोल फोर्स एमिनेट हो रही थी। ये क्लियरली अंदर की रेसिपी को सेफ रखने का तरीका है। जियान इसे देख के बोलता है स्क्रोल इसके अंदर ही श्वानिन पिल का फॉर्मूला मौजूद होगा। वो कहता है एक एल्केमिस्ट होना इस सच में बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सिर्फ बाकी लोग तुम्हारी मदद मांगने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो इंग्रेडिएंट्स के साथ रिफाइनिंग रेसिपीज भी देते हैं। ये एल्केमी की दुनिया का बिन कहा नियम होता है। जो भी एल्केमिस्ट से पिल को रिफाइन करवाना चाहता है उसे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मूले को प्रोवाइड करवाना होगा, क्योंकि बिना मटेरियल्स के एक एल्केमिस्ट किसी भी तरीके की जादूगरी नहीं कर सकता। वहीं पे एल्केमिस्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसके पास रिफाइन करने के लिए पिल फॉर्मूला नहीं होगा तो उसे भी कोई समझ में नहीं आने वाला। अपने हाथ में स्क्रोल को लेके जियान कहता है ये स्वानिन पिल, मुझे नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। इसके बारे में कुछ देर तक सोचने के बाद जियान कहते हैं मुझे याद आ गया। इसके बारे में गोल्डन डेकिंग ने एक और बताया था कि कुछ फीमेल्स की बॉडीज में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं और उन्हें सही करने के लिए इस पिल की जरूरत होती है। क्या चिंगशिन इस पिल का इस्तेमाल खुद को हील करने के लिए करना चाहती है? ऑफ कोर्स बिना उसे पूछे जियान किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता था। वो अपने सर को हिला के बोलता है जाने दो, चलो स्क्रोल के अंदर देखा जाए। एक गहरी सांस लेके जियान अपनी सोल पावर को समन करता है, जिसे सोल स्टोन के अंदर कंप्रेस किया गया था। तुरंत ही आईब्रोज के बीच में से बाहर आने वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रोल को पूरी तरह से ढक लेती है। जियान को महसूस होता है कि उसका अपनी सोल पावर के ऊपर नियंत्रण अब पहले से और भी अच्छा हो चुका है। जैसे जियान की सोल पावर ने स्क्रोल के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, हम स्क्रोल में से एक पावरफुल वेव को बाहर आते हुए देखते हैं। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है इम्प्रेसिव, ये बिल्कुल एक हाई लेवल का पिल फॉर्मूला है। अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ भी वो इस स्क्रोल को आसानी से खोल नहीं पा रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स जियान हार मानने वालों में से नहीं होता। कुछ एंसीज को चेंज करते स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने आप को और भी इंटेंस कर लेती है। इतने एफर्ट्स लगाने की वजह से जियान के माथे पसीना आ गया था, लेकिन उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बस में आके स्क्रोल खुद को खोलने लगता है। जियान स्क्रोल को पढ़ते हुए बोलता है श्वानिन पिल, ये पिल उन जिद्दी बीमारियों को इलाज करने के लिए यूजफुल है जो कि औरतों में कंजेनिटल कोल्ड फिजिक की वजह से आती है। इसके कुछ चोटों के ऊपर भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। जियान खुद से बोलता है क्या चिंगशिन की छिपी हुई चोटें हैं? चिंगशिन से कई बार मिलने के बाद भी उसे इस लड़की से कोई कमजोरी फील नहीं हुई थी। जियान कुछ सोचने के बाद बोलते है अगर ये कारण नहीं है तो फिर लड़की बस मुझसे पिल्स को क्यों रिफाइन करवाना चाहती है। इस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में मेरे अलावा भी और कई सेकंड लेवल के एम्पर एल्केमिस्ट मौजूद होंगे। इस ज्वालिन पिल को रिफाइन करने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनमें पहला होता है सी ब्लड स्काई ग्रास, दूसरा होता है एज़ियर फ्लेम मिस्टीरियस थंडर और आखिरी जड़ी बूटी थी फॉलन स्टार ब्रांचेस। इनके बारे में पढ़ के जियान थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है। वो कहता है बस इतना ही। वो जस्ट स्क्रोल को बंद करने ही वाला था, तभी उसकी नजरें नीचे एक छोटे से स्पॉट पे जाती हैं। इस जगह पर लिखा हुआ था कि अगर इसमें होली ब्लड गैंडोर्मा भी मिला दिया जाए तो इससे बहुत गहरी चोटें भी सही करी जा सकती हैं। ये लिखे हुए शब्द जियान के लिए थंडर क्लैप जैसे थे। वो कहता है तो ये बात है। चिंगशिन लगता है कुछ अपनी पुरानी चोटों को छिपा रही है और वो पिल्स को मुझसे इसलिए रिफाइन
करवाना चाहती है क्योंकि वो अपनी चोटों के बारे में और किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन लगता है इस लड़की ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से मुझे उसकी कमजोरी मालूम पड़ गई। हालांकि जियान को दिए इंग्रेडिएंट्स में होली ब्लड गेंडोरमा शामिल नहीं था। वो इसके बारे में काफी सोचता है। वो फिर अपने सिर को हिला के बोलता है उसका बैकग्राउंड या उसके कारण चाहे कुछ भी हो, ये एक फेयर एक्सचेंज है क्योंकि मुझे पिल को रिफाइन करने के फायदे मिल रहे हैं। मैं चीजों के बारे में और नहीं सोच सकता हूँ। फिर से वो ध्यान लगाते हैं 5 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। जियान कहता है चलो शुरू किया जाए। शुआनिन पिल जो कि एक सेकंड ग्रेड एम्पर टियर की पिल है, उसे रिफाइन होने में समय लगेगा। भले जियान की स्किल्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, तब भी फेलियर एक पॉसिबिलिटी है। इस वजह से जियान को तैयारियां करनी थी। कुछ सोचने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जियान हंस के बोलता है ये इंग्रेडिएंट्स, इनकी क्वालिटी सच में बहुत शानदार है और मेरी एम्पर फ्लेम की वजह से हो सकता है कि रिफाइन होने वाली पिल्स पैटर्न को डेवलप कर ले। बिना हेजिटेशन के जियान बाहर निकालता है काले रंग के कल्डन को, वो बैंक की आवाज के साथ जमीन पर रख गया था। ये कल्डन और कोई नहीं बल्कि वही ब्लैक डीमन कल्डन होता है जैसे यालाओ ने जियान को दिया था। जियान जैसे अल्केमिस्ट के लिए एक पावरफुल कल्डन होना बहुत जरूरी होता है। वहीं पे दुखी कॉन्टिनेंट से बाहर आने के बाद भी ये कल्डन जियान का लगातार साथ निभा रहा था। जियान कहते हैं मुझे पिल्स को रिफाइन कर रही हूँ, काफी समय हो चुका है। लगता है जियान के सेंटिमेंट्स का उत्तर देते हुए वो कल्डन थोड़ा सा झंझनाने लगा था। इसकी काली सरफेस में एक अलग चमक आती है। जियान कहते हैं चलो काम पे लगा जाए। तुरंत ही पफ की आवाज के साथ उसकी हथेली के ऊपर अपीयर होती होली फ्लेम वो इसे सीधा कल्डन के अंदर डाल देता है। जियान अपने कल्डन और फ्लेम को देख के बोलता है मेरे पास अब अच्छा कल्डन और अच्छी फ्लेम दोनों ही मौजूद है। अब होली फ्लेम की वजह से उसकी रिफाइनमेंट और भी एफिशिएंट हो जाएगी। वो कहता है तब भी मुझे सावधान रहने की जरूरत है। एक इस लेवल की पिल थंडर टेबुलेशन को जरूर बुलाएगी। चीजें इस तरीके से आगे बढ़ती है। नजारा कुछ और समय के बाद का दिखाया जाता है। तो कल्डन के अंदर से क्रैकलिंग की आवाजें बाहर आ रही होती है। वो मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स पिघलने लगे थे। जियान की आंखों में पैनापन होता है। वो कल्डन के अंदर की फ्लेम के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती पूरे बैच को खराब कर सकते थे। जियान कहते भले इसमें समय लगे लेकिन मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। सीन कुछ सेकंड्स के बाद का दिखाया जाता है। कल्डन में से आग के तड़कने की आवाजें बाहर आ रही थी। जियान के अच्छे कंट्रोल की वजह से होली फ्लेम इस कल्डन से बिल्कुल लीक नहीं होती है। फाइनली कल्डन के अंदर का स्कॉचिंग टेम्परेचर वहां तक पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ ही पलों में इंसान पूरी तरह से जल के राख हो जाए। और तब जियान एक नोड करता है। वो कहते हैं अब टेम्परेचर सही है। रिफाइनिंग की पहली स्टेज होती है कल्डन को हीट करना। जब फर्नेस के अंदर का तापमान वहां तक पहुंच जाता है कि फर्नेस में हर जगह पे बराबर तापमान होता है, वही पे इसको रिफाइन करने की सही स्टेज होती है। अगर कल्डन के अंदर पर्याप्त फ्लेम इंटेंसिटी नहीं है तो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खराब हो सकते हैं। जियान 3 की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को तो हिस्सों में बांटता है। उसने इन्हें अलग स्टोरिंग में स्टोर कर लिया था। वो स्माइल के साथ बोलता है चिंगशिंग जब तक मैं इनमें से एक बार सफल हो जाता हूँ बचे हुए इंग्रेडिएंट्स मेरे होंगे। चिंगशिंग के बैकग्राउंड के बारे में सोच के जियान को नहीं लगता था कि लड़की अपने शब्दों में वापस लौटने वाली है और अगर वो सच में इंग्रेडिएंट्स को बचा लेता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदे की डील होगी। जियान कहता है पहले मैं रिफाइन करूंगा सी ब्लड टैंकन को, फिर बारी आ गई फॉलिन स्टार ब्रांच की। तीनों जड़ी बूटियों में इन दोनों पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वो अपनी हथेली पे सी ऑफ ब्लड टैंकन को उठाता है जो कि एक हथेली के साइड का क्रिस्टल था, बस इसका रंग लाल होता है। जियान कहते हैं मैंने इसे दुखी कॉन्टिनेंट में भी देखा था लेकिन स्ट्रॉन्ग न हो पाने की वजह से मैं इसे हासिल नहीं कर पाया, लेकिन लगता है फेट मुझे फिर से इसके करीब लाया है। ये सी ब्लड टैंकन हेवन और अर्थ का बहुत शानदार ट्रेजर होता है। इसे बनने के लिए खतरनाक कंडीशंस लगती हैं। ये बनता है समुद्र की गहराइयों में जहाँ पे इंसानों का ताजा खून इकट्ठा होता है। ऐसा होने के बाद ये अपनी प्रिज्मेटिक फॉर्म को ले पाता है। जियान कहता है चैलेंज है इस ब्लड क्रिस्टल को पिघलाने का। इसे ब्रेक डाउन करने के बाद ही इसके असली एसेंस को बाहर निकाला जा सकता है। बिना हेजिटेशन के जियान अपनी कलाई को झटका देता है। हम स्विच की आवाज के साथ उस ब्लड क्रिस्टल को सीधा कल्डन के अंदर जाते हुए देखते हैं। लगता है ब्लेजिंग होली फ्लेम इसके इंतजार कर रही थी। वो ड्रैगन की धाड़के से तुरंत निकल लेती है। कल्डन के अंदर से बूम बूम की आवाजें सुनाई देती है। जियान ने भी सोचा नहीं था कि ब्लड क्रिस्टल इतना मजबूत होगा। जब फ्लेम इसके कांटेक्ट में आती थी एक पावरफुल ब्लडी ऑरा उसे दूर ढकेल दिया करता था। जियान भौं से कोड़ के बोलते अगर मैं इस क्रिस्टल को खोल नहीं पाया तो इसका एसेंस बाहर नहीं आ पाएगा। फिर रिफाइनमेंट को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऑफकोर्स रिफाइनमेंट का दूसरा ही स्टेप था और जियान यहाँ हार कैसे मान सकता था। जैसे उसकी 2 उंगलियां आगे इशारा करती है, बैंग बैंग की आवाजों के साथ फ्लेम्स की इंटेंसिटी बढ़ती है और साथ में बढ़ती है इसकी पेनिट्रेशन पावर। होली फ्लेम कई छोटे छोटे ड्रैगन से बदल के उस हथेली की साइज के क्रिस्टल से लिपट जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ मिनट्स के बाद फाइनली जियान के एफर्ट्स काम करते हैं। हमें इस लाल क्रिस्टल की सतह पे क्रैक दिखाई देता है। ये देख के जियान का ही मन खुश हो गया था। वो कहता है बस
में वहाँ पहुंच ही गया। इसे 10 दिन और लगने वाले हैं। एक बार फिर से गेम होता है फोकस का अपनी एम्बर रियल्म स्मॉल परफेक्शन की वापस स्पिरिचुअल स्टैंड के साथ। जियान को इतने लंबे समय तक सस्टेन करने में कोई परेशानी नहीं होती। बात 10वें दिन के एक पॉइंट ऑफ टाइम की थी। हमें एक और क्रैक की आवाज सुनाई देती है। तुरंत ही उस क्रैक से बाहर आता है एसेंस। एल्डन में फ्लेम के अंदर उन क्रिस्टल ड्रॉपलेट्स को देख के जियान गहरी सांस छोड़ता है। ये क्रिस्टली सिल्वरी ड्रॉपलेट्स ही यंकन का प्योरेस्ट फॉर्म था। बिना समय को बर्बाद करते हुए जियान ध्यान देता है फॉलिन स्टार ब्रांच पे। एक ग्रेश मटेरियल था। इसका आकार एक पूरे हाथ के बराबर होगा। जियान बोलता है ये बड़ी क्रिस्टल से कम समय लेगा। इसके लिए 5 दिन काफी होने चाहिए। जैसे इस टैनी को कोल्डन के अंदर पहुंचाया गया था, होली फ्लेम पूरी फोर्स के साथ अटैक करती है। ऑफ कोर्स ये टैनी भी कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं होता। ये भी होली फ्लेम का खूब विरोध करता है। हम बढ़ते हैं 5 दिन और आगे। होली फ्लेम की लगातार असॉल्ट की वजह से वो फॉलिन स्टार ब्रांच एक ग्रे कलर का लिक्विड बन जाती है। इसके एसेंस ने सिल्वरी एसेंस को ज्वाइन कर लिया था। ये दोनों कोल्डन की एक साइड में फ्लोट कर रहे होते हैं। जियान कहते हैं अब है फाइनल स्टेप, ऑफ कोर्स जो की होती है कैंगियान शॉनली। फिर रिफाइनिंग के फेज तक पहुंचते पहुंचते जियान की आंखें भी चमकने लगी थी। ये कैंगियान शॉनली रिफाइन नहीं करी जाती थी, बल्कि पिल को कंडेंस करते समय से मिलाया जाता था। अगर टाइमिंग को प्रिसाइज रखा जाए तो जियान स्वानिन पिल को पहली बार ही रिफाइन करने में सफल हो जाएगा। अपने फोकस को इकट्ठा करके जियान फिर से सफलता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। नजारा बाहर का दिखाया गया था। कोर्टयार्ड में बैठी शिंग की आंखें लगातार उस दरवाजे के ऊपर टिकी होती हैं। वो कहती है 20 दिन बीत गए हैं, और जियान कहाँ तक पहुंचा होगा। वो यहाँ पे जियान की एबिलिटीज पे डाउट नहीं कर रही थी, बल्कि स्वानिन पिल को रिफाइन करने की कॉम्प्लेक्सिटी ये चेच्चो को परेशान कर देती है। इसी पल इस घर की हवा रुकती है। हम चिंग के पीछे एक बंदे को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। ये वही 9 स्टार दूधी एक्सपर्ट था जिसे चिंग ने अपीयर होने से मना किया होता है। ये मोस्ट लाइकली चिंग का प्रोटेक्टर था। जब वो उस व्यक्ति की मौजूदगी को महसूस करती है, हम चिंग को आग बबूला होते हुए देखते हैं। वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिंग ने पहले ही कहा था कि इस व्यक्ति का फैंक्शन पवेलियन में अपीयर होना ये एल्डर्स को अलर्ट कर सकता है। भले ही पवेलियन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा ना हो, तभी वो इस रिस्क को नहीं ले सकती थी। वो व्यक्ति कहता है मिस, एम्पायर की स्थिति काफी नाजुक पड़ाव पे पहुंच चुकी है। मुझे लगता है 3 सालों में कियोस इरप्ट होगी। आप हमारी रॉयल ब्लड लाइन हो और आपका बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वो थोड़ा हेस्टेट करने के बाद बोलता है तुम्हारा बड़ा भाई उस चीज के पीछे जो आपके पास है। अगर आप इस सेक्ट में और रुकी तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजे। इस व्यक्ति के चेहरे पे चिंता के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार चिंग को सुरक्षित रखना ये उसका एकमात्र मिशन होता है। वो किसी भी कीमत पे चिंग के ऊपर कोई खतरा आने नहीं दे सकता था। अपने बड़े भाई के बारे में सुनकर चिंग की आंखें और कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती मैंने पहले ही अपने आप को क्लियर कर दिया था। जैसे ही सेक कंपटीशन खत्म होगा मैं सारे मामलों को सुलझाने के लिए वापस लौटूंगी। अभी चिंग की आवाज में अथॉरिटी से भरा ऑरा मौजूद होता है। ऐसा ऑरा बस रॉयल ब्लड लाइन से आ सकता था। ये सुन के बॉडीगार्ड और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग पहले उसकी बात काट देती है। वो सॉफ्ट आवाज में पूछते मेरे फादर कैसे हैं। लगता है चिंग के पिता के बारे में सुन के उस व्यक्ति को भी दर्द महसूस होने लगा था। वो एक सैड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है मेडिसिन इमोर्टल शोयांग ने कहा है कि उनके पास बस 1 साल से कम जीने का समय बचा है। ऐसा लगता है खबर किसी बड़े पंजे की तरह चिंग के दिल को जकड़ रही हो। वो तब भी जैसे से खुद को संभाल के बोलती है ठीक है तुम जा सकते हो। ये सुन के हम उस व्यक्ति को गायब होते हुए देखते हैं। पीछे रह जाती है बस उसके साय करने की आवाज। चिंग की नजरें होती है आसमान की तरफ। वो कहती मेरे फादर जो कि 2 निशान एक्सपर्ट थे, आज उनकी ऐसी हालत हो चुकी है। लगता है एम्पायर में कोई बड़ी फोर्स काम कर रही है जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। वो कहती मेरे भाई मेरी नामौजूदगी में कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे। इवन वो शिवैंग जिसकी मेडिसिन पिल्स का कोई जवाब नहीं है, वो भी ऐसे रिजल्ट को बता रहा है। बेसिकली चिंग के घर में रायता फैल चुका था और उसके बारे में सोच के चिंग का दिल भारी होता है। कंपाउंड के पिछले हिस्से में जियान लगातार पिल रिफाइन में लगा होता है। 20 दिनों की लगातार मेहनत ने उसे पिल रिफाइनिंग की आखिरी स्टेज तक पहुंचा दिया था। उसकी नजरें टिकी होती हैं ब्लैक कल्डन पे। जियान एक्सेल करता है। कल्डन के अंदर सारे रिफाइंड मटेरियल्स होते हैं। ये होते हैं ब्लड सी टैंक 1, फॉलिन स्टार ब्रांच और बहुत सारे न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स। ये सभी प्योर एसेंस के फॉर्म में खतरनाक एनर्जी को रेडिएट कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इनमें भी सबसे बड़ा जियान के लिए चैलेंज था, वो होता है कैंगियान शॉनले। एक बार फिर से हालात को देख के जियान कहता है तो चलो फ्यूजन का समय आ गया। अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसने उसे वेव कर दिया था। तुरंत ही 2 मेन इंग्रेडिएंट्स के एसेंसेस जो कि ब्लड सी टैंक 1 और फॉलिन स्टार ब्रांच को बिलोंग करते हैं उन्हें एक दूसरे के करीब लाया जाता है। लेकिन इसी मोमेंट में एक रिपल से फोर्स इरप्ट होती है। एक जुज की आवाज के साथ दोनों अलग हो गए थे। दोनों पदार्थ भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये चीज जियान को बर्दाश्त नहीं थी। कुछ हैंडसीज को चेंज करते ही 2 स्पिरिचुअल स्टैंड से बने हाथ उन
दोनों एसेंस लिक्विड्स को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। फिर बैंग की आवाज के साथ दोनों को एक दूसरे से प्रेस कर दिया गया था। इनके बीच में रिपल्सन अभी भी हो रहा होता है, लेकिन अब इनके लिए भागने की कोई जगह नहीं होती। सुनाई देती कई मेटेलिक क्लैंक क्लैंक की आवाजें। ये लिक्विड्स पूरे कर्लन से टकराते हैं। फाइनली काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक दूसरे से मर्ज होना शुरू हो गए थे। जियान जानता था कि वो इस पड़ाव में जल्दबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो बनने वाली पिल सिर्फ अनस्टेबल ही नहीं होगी बल्कि हार्मफुल भी हो सकती है। कर्लन के अंदर उन दोनों लिक्विड्स की सतह एक दूसरे से मर्ज हो रही थी। कभी कभी इनके बीच में बैंग बैंग की आवाजों के साथ वॉलेंट क्लैश भी होती है, लेकिन जियान इससे परेशान नहीं होता। जियान कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि इनकी पावर इतनी स्ट्रांग होगी। अच्छी बात है कि वो पहले तैयार था। जैसे उसकी 2 उंगलियां आगे को इशारा करती हैं, कर्लन के अंदर जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं वो सीधे उन दोनों एसेंस के ऊपर टूट पड़ते हैं। तुरंत ही फड़फड़ाते हुए पदार्थ शांत हो गए थे और इनकी मिश्रण की प्रक्रिया स्मूथ हो जाती है। ये देख के जियान के चेहरे पे भी रिलीफ फ्लैश होती है। काफी जल्दी कर्लन के अंदर एक पिल का शेप बनने लगा था। ये होती एक नेसेंट पिल। बस आखिरी स्टेप होता है कैंगवान शैनले को ऐड करने का। जियान दोनों हाथों को आगे पुश करके बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी। लगता है कैंगवान शैनले ने खतरा महसूस कर लिया था। बैंग की आवाज के साथ इसमें से वॉलेंट रिपल फैली थी। ये तुरंत ही कर्लन के अंदर चक्कर काटना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है वो इस जगह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही हो। इसे देख के जियान स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिफाई कर सकती हो? अब तक दोनों एसेंसेस को मिलाने वाली स्पिरिचुअल हाथ फाइनली एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। एक बड़ी सी पंजीम बदल के टूट पड़ी उस कैंगवान शॉनले के ऊपर। ये देख के वो ट्रेम्बल होकर भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना हुआ पंजा कैंगवान शॉनले को जकड़ लेता है। जैसा कि इसका नाम है कैंगवान शॉनले, ये कोई जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक लाइटनिंग थी। बस ये नॉर्मल लाइटिंग से फंडामेंटली अलग होती है। जहाँ पे नॉर्मल लाइटिंग आती थी ट्रिबुलेशन से, इस कैंगवान शॉनले का इस्तेमाल होता है श्वानिन पिल को बनाने में। जियान याद करता है उन रिकॉर्ड्स को जैसे उसने इस कैंगवान शॉनले के बारे में पढ़ा था। एक तरफ तो उसने कैंगवान शॉनले को पकड़ा था और दूसरी तरफ जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बांट के उस ग्रेज पिल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो एसेंस मर्ज होकर एक पिल की फॉर्म को लेने लगते हैं, समय आता है कैंगवान शॉनले का इस्तेमाल करने का। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के करीब ले जाते ही हमें कर्लन के अंदर उसका रिस्पॉन्स दिखाई दिया था। उसकी दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी से एक दूसरे के करीब आती है। जैसे ही कैंगवान शॉनले को ले जाता है उस पिल के करीब, इसमें से बाहर आने लगती बजिंग की आवाजें। इस चीज के अंदर कोई सोचने की क्षमता न हो, तब भी इसकी इंस्टिंक्ट्स किसी के द्वारा कंट्रोल करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जियान हार मानने वालों में से नहीं था। और भी खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कर्लन के अंदर जाती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने कर्लन के हर एक हिस्से को ढक लिया था। जियान कहता है, इसे टेम्पर करो। जैसे जैसे लाइटिंग बढ़ रही थी पिल की तरफ आगे, इसके कलर लगातार चेंज हो रहे होते हैं। ये शुरुआत में ग्रे थी, फिर ये हो जाती फायरी रेड, फाइनली ये बदल जाती है गोल्ड कलर में। इसी मोमेंट में दोनों के बीच में संपर्क होता है और भी बजिंग साउंड के साथ ये पूरा कर्लन ही ट्रेम्बल होने लगा था। होली फ्लेम की वजह से कर्लन का टेम्परेचर भी काफी हाई था। जियान देखता है कि इस कैंगवान शैनले की वजह से उस पिल में से कुछ काला काला बाहर आ रहा है और तुरंत ही होली फ्लेम इसे रिफाइन कर दिया करती थी। वो अब इसके पर्पस को समझता है। जियान कहता है, तो ये कैंगवान शॉनले ये शोनियन पिल की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। सुनाई देती है कई क्रैशिंग साउंड्स। ये चाबुक की तरह पड़ने वाले लाइटिंग अटैक्स उस पिल से सफेद धुएं को निकाल रहे थे। इसके साथ साफ हो रही होती है इम्प्योरिटीज। ये प्रक्रिया चलती रहती है करीब 25 घंटों तक। इस प्रोसेस के दौरान जियान ने भी अपनी आंखें बंद करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करना शुरू कर दिया था। वो 25 घंटों के बाद अपनी आंखें खोलता है जब उसे पिल में से थोड़ी और इम्प्योरिटी सेंस होती है। ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होती है। ये प्रक्रिया फिर से चलती रहती है 3 दिनों तक। जियान बिना रुकावट के अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लगातार कैंगवान शॉनले को सप्लाई कर रहा था। ऐसा करने से उस लाइटिंग की एनर्जी भी खत्म नहीं होती और कर्लन के अंदर लगातार एक्सप्लोजन्स के साउंड आते रहते हैं। तीसरे दिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अचानक से आसमान डार्क होता है। फिर इकट्ठे होती ऑमनस डार्क क्लाउड्स इस जगह को एक ओवरवेलमिंग प्रेशर घेर लेता है। जब एल्केमी कंपाउंड के अंदर से एल यीमेंग आसमान की डार्क क्लाउड्स को देखते हैं, वो कहते हैं लड़का सच में साहसी है। इसने हाल ही में 2nd ग्रेड एम्पर रैंक में एडवांस किया है और ये ऑलरेडी 2nd ग्रेड एम्पर रैंक की पिल को रिफाइन कर रहा है। उन्हें फील होता है कि जियान को सोल स्टोन को देने का डिसीजन ये गलत नहीं था। वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन और एडमिरेशन फील करते हैं। जियान की ग्रोथ की वजह से इनडायरेक्टली उन्हें भी फायदा होने वाला है। तभी पीछे अपीयर होती है लैंग फुयाओ। उसकी भी आसमान के थंडर क्लाउड्स के ऊपर नजरें जाती हैं। लैंग फुयाओ कहती है, मास्टर क्या ये फ्लक्चुएशंस जियान की वजह से है? ये मैं कहते हैं हाँ। इन फ्लक्चुएशंस की इंटेंसिटी को देख के ये मालूम पड़ रहा है कि जिस पिल को इस लड़के ने रिफाइन किया है वो पैटर्न्स को डेवलप करेगी। अपने मास्टर के मुंह से बाहर आई इस बात को सुन के लैंग फुयाओ चौंक जाती है। वो कहती पिल पैटर्न समखना। ये मैं समझ रहे थे कि उनके डिसेबल के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहते हैं भले पिल पैटर्न बहुत रेयर हो लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। आसमान के वो थंडर क्लाउड्स बता रहे हैं कि नीचे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। नजारा वापस
से ब्लैक डेविल कल्डन के अंदर जाता है। तब तक जोनेन पिल बिल्कुल कंप्लीट होने पे आ गई थी। इस क्रिटिकल स्टेप को देख के जियान स्माइल करता है। बिना ट्रिबुलेशन का सामना करे पिल किसी काम की नहीं होती। वो भी अपनी नजरें ऊपर ले जाता है। जियान कहता है इस लाइटिंग ट्रिबुलेशन का सामना करना ये मेरे पपेट की बस की बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास होली फ्लेम भी है। मैं देखना चाहूंगा कि ट्रिबुलेशन कितनी पावरफुल है। जुश की आवाज के साथ जियान का फिगर सीधा कंपाउंड के ऊपर अपीयर होता है। लगता है थंडर क्लाउड्स ने भी उसे सेंस कर लिया था। जैसे जियान ऊपर प्रकट हुआ था उन बादलों में बिजलियां डांस करने लगती हैं। इन फ्लैशिंग स्पार्क्स को देख के जियान कहता है कैसे थंडर क्लाउड्स हैं। इसका जवाब आया था यीमेंग के मुंह से, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर खड़े होते हैं। बादलों में से आ रही बूम बूम की आवाजों को सुन के उनकी आंखें भी नैरो हो गई थी। यीमेंग कहती ये है डीजवान ले। इस पे लैंग फुई ऑस्टेंड हो जाती है। वो कहती डीजवान ले एज एल्केमिस्ट उसे चीज के बारे में अच्छे से पता होता है। अगर बात करिए एम्पर लेवल के एल्केमिस्ट की ट्रिबुलेशन की, तो डीजवान ले और टियानजवान ले ये दोनों सबसे डेडलीस्ट ट्रिबुलेशंस होती हैं। टियानजवान ले का रंग होता है सुनहरा। ये यूजुअली अपीयर तब होती है जब कम से कम 3rd ग्रेड एम्पर रैंक की पिल को रिफाइन किया जाता है। वहीं पे बात करिए अगर डीजवान ले की, तो ये रात की तरह काली होती है। ये 2nd ग्रेड एम्पर रैंक की सबसे चैलेंजिंग पिल्स में अपीयर होती है। एल्केमिस्ट के बीच में इन्हें किलर कहा जाता है। ये मैं कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि लड़का फेल नहीं होगा, लेकिन लाइफ और डेथ एनर्जी उनकी भी सर्कुलेट होने लगी थी। अगर जियान की जान किसी भी खतरे में आती है तो वो जरूर एक्शन लेंगे। कुछ समय तक बिजलियों को ऑब्जर्व करने के बाद जियान भी समझ जाता है कि ये डीजवान ले। तुरंत ही होली फ्लेम को समन किया गया था और ये उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। तब तक जियान के द्वारा बनाए गए कमोशन की वजह से फैंक्शन पवेलियन के कई एल्डर्स ने भी इसे नोटिस कर लिया था। आसमान में जियान को लेकर एक एल्डर कहता है लड़का बहुत इम्पल्सिव है। इस मोमेंट में म्यूजुजी और एल्डर जू भी अपने कामों को छोड़ के इस सीन को ऑब्जर्व करने के लिए आ गए होते हैं। भले और लोग थोड़े से परेशान हो, एल्डर जू के चेहरे पे स्माइल थी। वो कहते हैं हाँ ये मेरा डिसाइपल है, चिंता मत करो, जियान के पास होली फ्लेम है। वो भले ही अभी उसकी पूरी पावर को अनलीश न कर पाए, तब ये थंडर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बगल में अपीयर होने वाली म्यूजुजी ये सुन के नोट करते हैं। वो भी अपने भरोसे को लगाते हैं जियान की एबिलिटीज के ऊपर। और बीते ही बूम 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 की आवाजें पूरे फैंक्शन पवेलियन में गूंजती है। इस टेरिफाइंग पावर की वजह से आसमान डार्क हो चुका था। अब इन्हें फैंक्शन पवेलियन के डिसाइपल्स भी नोटिस कर लेते हैं। इन सभी के चेहरे और क्यूरियोसिटी से भर गए होते हैं। एक बंदा बोलता है इतनी हाई लेवल की मेडिसिन बिल को कौन सीनियर रिफाइन कर रहा है? थंडर क्लाउड्स की ऐसी इंटेंसिटी क्या ये 2nd या 3rd रैंक की एम्पर ग्रेड की पिल है? ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ। धीरे धीरे डिसाइपल्स की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। ये सभी एक्साइटमेंट के साथ आसमान को देख रहे होते हैं। कल्टिवेशन की दुनिया में एल्केमी को काफी ज्यादा प्रेस्टीज दी जाती है और इसका एक कारण होता है एल्केमिस्ट बनने की कठिनाई। ये कठिनाई सिर्फ सोल पावर को ग्रो करने से नहीं आती, बल्कि कठिनाई होती है रिसोर्सेज की जो एल्केमी को प्रैक्टिस करने में लगते हैं। आसमान की तरफ देख रहा एक डिसाइपल कहता है 2nd ग्रेड के एम्पर एल्केमिस्ट लेवल तक पहुंचना ये सच में बहुत इनक्रेडिबल फीट है। सीन जाता है जियान की तरफ जो हवा में टंगा हुआ था। उसकी वो काली आंखें थंडर क्लाउड्स के ऊपर टिकी होती हैं। जियान कहता है इन बादलों के अंदर की पावर और बढ़ती चली जा रही है। कुछ सोचने के बाद जियान अपने चारों तरफ की होली फ्लेम की लेयर को एक लेवल और ऊपर कर देता है। फिर वो थंडर क्लाउड्स के पास जाने लगा था, क्योंकि अगर इस चीज को पूरे उफान पे आने दिया तो हो सकता है कि इसका सामना करने में जियान की बैंड बच जाए। लगता है इन काले बादलों के अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हो चुकी थी। ये जियान को अपनी तरफ बढ़ती हुई सेंस कर लेती है। क्रैकल 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 की आवाजों के साथ एक जगह पे बिजलियां इकट्ठी होती हैं। ये फॉर्म ले लेती एक बड़े से ब्लैक टाइगर का, जिसकी आंखें सैवेजरी से भरी थी। इस ब्लैक लाइटिंग टाइगर से बाहर आने वाला ऑरा कम से कम 6 एम्पर लेवल तक पहुंच चुका होता है। ऐसे फिनोमेना को देख के दूर खड़े येमेंग की आंखों में भी थोड़ी चिंता दिखाई देने लगती है। वो कहते हैं थंडर ट्रांसफॉर्म हो गया, अब इसकी पावर 2 गुनी हो गई है। लिंगजॉन जो कि कल्टिवेशन में लगी थी, उसे भी इसका मोशन ने अपनी तरफ खींच लिया होता है। बादलों के नीचे खड़े उस फिगर को देख के उसकी आंखें डब्बे की तरह खुली रह गई होती हैं। वो डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहती है जियान वो 2nd ग्रेड की इंपीरियल पिल को ये रिफाइन कर रहा था, क्या वो पहले ही सफल हो गया? खुद अर्थ हॉल पैलेस मास्टर की बेटी होने की वजह से उसे कल्टिवेशन की दुनिया के बारे में औरों से ज्यादा जानकारी होती है। वो अच्छे से जानती थी कि एल्केमी में कितनी कठिनाइयां होती हैं। खासकर इस लेवल तक पहुंचना हम लिंगजॉन के चेहरे पे थोड़े इरिटेशन को आते हुए देखते हैं। वो एहसास करती है चाहे बात हो दुखी कल्टिवेशन की या एल्केमी, जियान सारे डिसाइपल्स को भी छोड़ चुका है। ऑफ कोर्स इसमें लिटरली जैसा एक्सेप्शन भी होता है। वो अपने दोनों हाथों को क्लेंच करके बोलती क्या लड़का एक इंसान भी है? तभी आसमान में एक बूम की आवाज आई थी। जियान की बॉडी से एक फ्लेम और इरप्ट हुआ था। इसके जवाब में ब्लैक टाइगर भी रोर करता है। हम उसके बड़े से क्लॉ को आसमान को चीरते हुए देखते हैं। एक टेरिफाइंग वेव बढ़ती है जियान की तरफ। इसका जवाब देते ही येलो स्प्रिंग फिंगर, पीछे एक गोल्डन हैंड अपीयर होता है जो अपनी उंगली को आगे करते हुए बूम की आवाज के साथ दूसरी पार्टी के अटैक से टकरा गया था। जियान तुरंत ही बाहर निकालता हैवी रूलर को। बिना हेजिटेशन के इसे लेफ्ट में घुमा दिया
गया था। अटैक का नाम होता है फ्लेम स्प्रेडिंग रूलर। ये दोनों ही अटैक्स काफी तेजी से करे गए होते हैं। वो ब्लैक टाइगर रिकवर हो ही रहा था, तभी बैंग की आवाज के साथ ये अटैक उसे टकराता है। उसके मुंह से तेज हॉल की आवाज बाहर आती है और साथ में ब्लैक लिक्विड बाहर आया था, जो कि उसका खून रहा होगा। ये काले रंग का पदार्थ जब हवा में गिरता है, स्पेस में से कई चरमराने की आवाजें आती हैं। इन्हें सुन के जियान की भी रूह कांप गई थी। ये काला पदार्थ कुछ ज्यादा ही कोरोसिव था। जियान के ऊपर टिक गई ब्लैक टाइगर की आंखें अब और भी फियर्स हो जाती हैं। एक की फ्लैश में वो आगे बढ़ गया था। ये बीस्ट जियान के करीब आ गया होता है और ऐसा लगता है इस क्रशिंग प्रेशर की वजह से जियान जम चुका हो। बट ऑफ कोर्स बात अलग ही थी। एंड मोमेंट में जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। उसके पीछे एक बड़ा सा गोल्डन फिगर मेटलाइज हुआ था। अटैक का नाम होता है हुआंगक्वान डिवाइन एंगर। एक भयंकर सी सोनिक स्पिरिचुअल वेव उस ब्लैक लाइटनिंग टाइगर को बीच में ही पकड़ लेती है। जब ये स्पिरिचुअल अटैक पीछे निकल गया होता है, बीच में रह गए उस टाइगर के मुंह से एक तेज दहाड़ने की आवाज बाहर आती है। लेकिन इस बार ये रोड दर्द भरा था। फिर क्रैक की आवाज के साथ हम उसके शरीर के हिस्से को चटकते हुए देखते हैं। सुनाई देती है फिर और भी क्रैकिंग साउंड्स। फाइनली बूम की आवाज के साथ ये टाइगर अनगिनत फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया था। इस ब्लैक लाइटिंग टाइगर के खत्म होती ट्रिबुलेशन। आसमान के ऑपरेसिव थंडर क्लाउड्स भी हवा में मिल जाते हैं। दिखाई देता है फिर से वो नीला आसमान। ये देख के जियान के चेहरे पे रिलीव्ड स्माइल आई थी। रिलीफ फील करने वाला बस जियान नहीं था, बल्कि ऐसा एक्सप्रेशन फैशन पब्लिक की एल्डर्स और डिसाइपल्स के चेहरों पे होते हैं। एल्डर्स एक दूसरे की आंखों में देख के नोट करके बोलते हैं, इस लड़के का टैलेंट ये सच में लिमिटलेस है। जियान का फिगर नीचे ब्लैक डेविल कर्लन के पास अपीयर हुआ था, जिसमें एक ड्रैगन की आंखें बराबर एक ग्रे मेडिसिन पिल फ्लोट कर रही थी। इसमें से बाहर आ रहा होता है एक मिस्टीरियस सा ऑरा। जियान इस ज़ुआनियन पिल को एक जेड बॉक्स में तुरंत कैद कर लेता है और साथ में ब्लैक डेविल कर्लन को भी स्टोरिंग में रख लिया गया था। वो दरवाजे तरफ मुड़ के बोलता है, अब मुझे बस चिंग चिंग का इंतजार करना है, जैसे हम अपनी डील को कंप्लीट कर पाए। वैसे लड़की गई कहाँ पे है? एक ही बार में सफल होने की वजह से जियान भी अंदर से काफी खुश था। आखिरकार अब उसके पास वो जड़ी बूटियां ही नहीं है जिनसे ही शोनिन पिल रिफाइन हुई है, बल्कि उसे उसका इनाम भी मिलेगा। और उसे भी इंतजार था आने वाले रून्स का। खैर उसका इंतजार तो हमें भी है। अच्छी बात यह कि हमें उसका ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ 1 या 2 एपिसोड्स के बाद ही वो आर्क भी शुरू होने वाला है। वैसे गर्मा गर्मी तो नेक्स्ट एपिसोड ही स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम मेंबरशिप वीडियोस को लगातार अपलोड कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता है, तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारे नॉर्मल मेंबर्स देख पाते हैं कल के एपिसोड को आज शाम ही। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स इन्हें परसों का एपिसोड ही आज देखने को मिलता है। इससे पहले तुम लोग भागो। ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट्स में लिख के बताना मत भूलना, जिससे हम भी जान सकें क्या हमें स्टोरी को कंटिन्यू करना है। शुरुआत से आप सभी के सजेशन की वजह से हमने इस फैमिली मेंबर स्टोरी को शुरू किया था, जबकि मुझे पता है कि अगर इसकी जगह पे और चीजें शुरू करी जाती तो हो सकता है कि चैनल की ग्रोथ कुछ अलग ही होती। यार कोई बात नहीं, हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं इस वीडियो को। सो या स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।